बच्चों, हमने गांधी जी के बारे में देखा था कि जो गांधी जी है उनकी मृत्यु कब हो गई, 30 जनवरी को हो गई थी। अब हमको आगे देखना है गांधी को समझना। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफ़र तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो गांधी जी हैं उनके राजनीतिक सफ़र को जो है सूत्रबद्ध कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने जितने भी आंदोलन किए उन आंदोलनों को हम क्या कर सकते हैं, एकजुट होकर उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन, इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों व प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखन और भाषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखिए जो है, हम इस दिशा में अगर महात्मा गांधी की कोई बात देखें तो जो उनके सहयोगी है, उनके प्रतिद्वंदी है, वो दोनों तरह के जो समकालीन लेखन है और उनके जो भाषण थे, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा जो भी लिखा गया और जो भी भाषण बोले गए, वो क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है गांधी जी को समझने के लिए। अगर हमें को गांधी जी को समझना है तो इन लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज़ को अन्य उद्देश्यों के लिए लिखा गया था। और हमें जो है ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया और किस चीज़ को जो है महात्मा गांधी के लिए लिखा गया था। तो दोनों ही उद्देश्यों को हमें ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है। जैसे कि हमें कोई भी भाषण है और किसी व्यक्ति को जो है हमें सार्वजनिक रूप में सुनने का मौका मिलता है, जबकि उसके व्यक्तिगत पत्र हमें उसके निजी विचारों की झलक देते हैं। अब भाषण में तो इंसान बहुत कुछ बोलता है और जब कलम चलाने बैठता है तब उसके लेखनी में जो उसके विचार अलग तरह से उतर कर आते हैं। तो हमें जो है बहुत कुछ जो है इंसान को समझने में उनके पत्रों के माध्यम से देखने को मिलता है। इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। और अब ये कह रहे हैं जो गुस्सा है हम उसमें अपना दर्द भी व्यक्त कर सकते हैं, हमारा जो असंतोष है, हमारे मन की बेचैनी है, हम अपनी आशाएं हैं, अपनी हताशाएं हैं। यानी कि हम अपने मन में हमारे आसपास जितने भी हमारे विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं, हमारे मन में जितनी भी उथल पुथल मची, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, अपने कलम के जरिए, अपने लेखनी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कागज़ पर उतार सकते हैं ना अपने मन के विचारों को। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारे मन के विचार हमने जब कागज़ पर उतारे तो दूसरा व्यक्ति हमारी मनस्थिति को समझ जाएगा। तो यहाँ पर गांधी जी को समझने के लिए भी हमारे पास यही है कि गांधी जी के द्वारा जो भी अपनी आत्मकथा लिखी गई उसको हमने पढ़ा और वो हमारे लिए एक स्रोत बना, और उस स्रोत को हम समझ के क्या कर सकते हैं, उनके बारे में समस्त जानकारी को ले सकते हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वह अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक का यह फ़र्क टूट जाता है। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जनता के लिए भी होते हैं। और अब जो है कह रहे हैं बहुत सारे जो पत्र हैं वो कुछ व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ जो हद तक जो है वे जनता के लिए भी होते हैं। यानी कि जो है हर चीज़ हम स्वयं के बारे में लिखे ज़रूरी नहीं है, कुछ बातें क्या होती है जनता के बारे में भी लिखी जाती है। तो यहाँ पे पत्रों के लिए भी, भाई मैंने कोई चीज़ देखी, लोग परेशान हैं या फिर कहीं पे लड़ाई दंगा हो रहा है, युद्ध की स्थिति है, तो वहाँ की बातें मैंने क्या कर ली, पत्र पे लिख ली। तो वो जो पत्र लिखा वो जनता के समर्पित पत्र कहलाएगा, जनता को प्रेषित पत्र होगा। और अगर मैंने अपने आप के लिए लिखा तो वो मेरा अपना व्यक्तिगत निजी होगा, तो वो मेरा अपना व्यक्तिगत जानकारी देगा, और जनता के बारे में जो है लिखा तो वो जनता की जानकारी देगा। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। और कुछ पत्र ऐसे होते हैं भाई किसी न किसी दिन प्रकाशित हो ही जाते हैं। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में कई सारे पत्र मिलेंगे आपको, है ना, कहानियाँ मिलेगी, किस्से मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए होते हैं।
संभव है कि एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी के पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। और महात्मा गांधी का पत्र था हरिजन, है ना, तो हरिजन पत्रिका के अंदर वो क्या करते थे, अपने जितने भी जो भी लोग उनको देते थे पत्र, उन पत्रों को वो उसमें प्रकाशित करते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया है और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके पत्रों को जो है उन्होंने क्या किया, संकलन किया है और उन पत्रों को जो है उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया है। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए एक घटना पत्रों के आईने में। 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित होते जा रहे थे और 1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ के प्रयोग से गहरे तौर से प्रभावित थे। अब देखिए जो जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र है, 1920 का ये पत्र लिखा हुआ है और 1928 में जब वह यूरोप से लौटे थे तो जब वो सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे ना, तो वहाँ के जो प्रयोग देखे उससे वो गहरे तौर पे क्या थे, प्रभावित थे। जब उन्होंने समाजवादियों जयशंकर, प्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एन.जी. रंगा एवं अन्य के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करना शुरू किया तो कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच एक खाई पैदा हो गई। और अब जो है पत्र में ही सारी बात बता रहे हैं वो कि जो है उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया, है ना। तो ये काम जब करना शुरू किया तो जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एन.जी. रंगा और अन्य उनके साथी थे, तो उनके साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनके साथ में घनिष्ठ हो गई, यानी कि उनके साथ में जो घुल मिल गए, उनसे वो अपनी प्रत्येक बात को शेयर करने लगे, ऐसी उनकी मित्रता हो गई। कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच एक खाई पैदा हो गई और अब कांग्रेस की भी समाजवादियों के बीच और जो रूढ़िवादी उनके बीच में क्या हो, खाई यानी डिस्टेंस हो गया सबके बीच में, काम करने का सबका तरीका अलग अलग हो गया। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों और किसानों की मांगों का समर्थन किया। और 1936 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, तो उन्होंने फांसीवाद यानी कि जो विरोधी लोग होते हैं उनके खिलाफ क्या किया, जमकर बयानबाजी की, यानी कि उनका विरोध किया। और जो मजदूर और किसान थे उन्होंने उसका समर्थन किया। आपको पता है ना, जय जवान जय किसान का नारा जो है दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना, तो वो भी क्या है, शास्त्री जी भी जो है इनका काम करते थे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, है ना। वैसे जो है ये भी हैं कि ये भी क्या समय समय पर जो है मजदूरों किसानों के समर्थन में मांग किया करते थे। नेहरू के समाजवादी वक्तव्यों से चिंतित रूढ़िवादियों ने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली। दूसरी ओर बम्बई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी कर दिया। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा स्थित उनके आश्रम में उनसे मिले। गांधी जी ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए नेहरू के रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाने तथा प्रसाद व अन्य नेताओं के नेहरू के नेतृत्व की अहमियत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। तो ये पत्र में सारी बातें चल रही है और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में नेहरू ने उस समय के बहुत सारे पत्रों को प्रकाशित किया। इन पत्रों के अंश आगे पढ़िए, देखिए अब आगे और पढ़ रहे हैं हम। ए बंच ऑफ लेटर्स से मेरे प्रिय जवाहरलाल जी, वर्धा जगह का नाम है। 1 जुलाई 1936 को ये पत्र था। कल आपसे विदा लेने के बाद हमने महात्मा जी के साथ लंबी बातचीत और आपसे आपस में देर तक चर्चा की। हम समझते हैं कि आपको हमारी ओर से अपनाए गए मार्ग पर काफ़ी दुख है। हमारे पत्र के भाव से आप विशेषतः आहत हुए हैं। आपको शर्मिंदा करना या चोट पहुंचाना कभी भी हमारा इरादा नहीं है। आपको पता है लेटर हम लिखते हैं एक दूसरे को, वही लेटर यहाँ लिखा है और लेटर लिखने वाले व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी और जब हम किसी से मिले, वो राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी से मिले थे, जवाहरलाल नेहरू से, तो उस समय उनके बीच में कोई बातचीत हुई और वहाँ पर उनको कोई दुख हुआ, तो उसी के बारे में यह बातचीत चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो है चोट पहुँचाना उनका कोई इरादा नहीं है।
हम बिना किसी हिचक के अपना पत्र वापस ले लेते या उसमें संशोधन कर लेते, परंतु हमने समग्र स्थिति पर पुनर्विचार करने के बाद यह पत्र तथा अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया है। हमें लगता है कि प्रेस में छपे आपके सारे बयानों में आप कांग्रेस के सामान्य कार्यक्रम में उतना नहीं बोल रहे जितना कि एक ऐसे विषय पे बोल रहे हैं जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति नहीं दिया। वो उनको पत्र में ये भी लिख रहे हैं कि भाई आप जो प्रेस में जो बातें छपी है, सारे बयान हैं, वो कांग्रेस के सामान्य जो कार्यक्रम होते हैं आप उतना नहीं बोलते उन कार्यक्रमों के अंदर जितना आप जो है इस विषय में बोल रहे हैं, जिसके लिए आपको कांग्रेस जो संघ जो है कमेटी वो जो है स्वीकृति नहीं देती कि भाई राजनीति की बातें हैं, पत्रों में कुछ और अधिक बोल रहे हैं और अब जो कार्यक्रमों में बहुत कम बोलते हैं, तो इन सब की वो स्वीकृति नहीं देते हैं। और ऐसा करते हो आप वर्किंग कमेटी में हमारी मुट्ठी भर सहयोगियों और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, न कि बहुल वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, जिसकी कांग्रेस अध्यक्ष के नाते हमें आपसे अपेक्षा थी। और अब बोलेंगे कि अगर कांग्रेस के आप अध्यक्ष हो तो आप बहुत कम बोलते हो जनता के बीच में जाके, है ना, और जनता के बीच में जाके आप बहुत कम बोल रहे हो, अल्पसंख्यक लोगों के अंदर बोल रहे हो। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप जो है बहुल जनता के अंदर अपना भाषण दें और बहुल जनता तक अपने विचारों को पहुँचाएं, कांग्रेस की जो है समृद्धि की बात करें। तो इस नाते जो है हम आपसे क्या अध्यक्ष होने के नाते आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जनता के हितों के लिए बहुत सारी जनता के हितों के लिए बात करें। हमारे विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका समय बीत चुका है, जो पुराने पढ़ चुके हैं और वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जो है हमारे द्वारा जो है एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनका समय क्या है बीत चुका है, जो पुराने पढ़ चुके हैं और वर्तमान में क्या हो रहे अप्रासंगिक हो चुके हैं, और जो हो चुके विचारों का क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि ऐसे विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी से पत्र में बातचीत कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो देश की प्रगति में बाधक है, और कांग्रेसियों को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई जो है हम देश के लिए क्या है बाधक है, कोई हितकारी नहीं है। तो हमें क्या है हितकारी के रूप में साबित होना, इसलिए नेहरू जी को ज़्यादा अधिक बोलना चाहिए, जिन्हें उन पदों से हटा दिया जाना चाहिए जो उन्होंने अनाधिकार प्राप्त कर लिए हैं। हमने महसूस किया है कि अन्य लोगों ने हमारे साथ भारी अन्याय किया है और कर रहे हैं, तथा हमें आपसे वह संरक्षण नहीं मिल रहा है जो एक सहकर्मी और हमारे अध्यक्ष होने के नाते आपसे मिलना चाहिए। और अब जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप अध्यक्ष होने के नाते हमें जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो सारी उम्मीदें आपसे पूरी नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने उनसे की है। ठीक है, देखिए आगे, मेरे प्रिय बापू, है ना लेटर, मैं कल रात ही यहाँ पहुँचा हूँ। जब से मैं वर्धा से आया हूँ, वर्धा जगह का नाम है, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक अशांति से घिरा हुआ हूँ। यूरोप से लौटने के बाद से मैंने पाया है कि वर्किंग कमेटी की बैठकों में मैं बुरी तरह थक जाता हूँ, मेरी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है और हर नए अनुभव के बाद मैं और ज़्यादा बुरा महसूस करने लगता हूँ। और अब जो है वो कह रहे हैं, लिखने वाले जो है जवाहरलाल नेहरू है और वो गांधी जी को लेटर लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि जब से मैं वर्धा से आया हूँ, वर्धा में जो मीटिंग चल रही थी, तब से मैं क्या हूँ दुर्बलता और मानसिक अशांति से क्या है घिरा हुआ हूँ। और यूरोप से लौटने के बाद भी मैंने पाया कि जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उसमें क्या हो बुरी तरह थक जाता हूँ और मेरी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और हर नए अनुभवों के बाद मैं और ज़्यादा क्या करने लगता हूँ, बूढ़ा महसूस करने लगता हूँ। चीज़ों को दुरुस्त करने और संकट को टालने में अपना जो कष्ट उठाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया दूसरा पत्र दोबारा पढ़ा है। उन्होंने जो गंभीर आरोप मुझ पर लगाए हैं मैं उन्हें देखा है। और अब जो राजेंद्र बाबू ने उनको परसे जो है लेटर लिखा था कि भाई तुम कांग्रेस का अध्यक्ष हो और कम बोलते हो कांग्रेस की कमेटियों में, तो ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते क्या मैं आपसे जो है अधिक की अपेक्षा करते हैं, ये उन्होंने कहा था। तथ्यों को चाहे कितनी भी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाए, उनका आशय ये है कि मैं एक आसानी मुसीबत बन चुका हूँ। और अब वो कह रहे हैं कि कोई भी तथ्य है वो किसी भी तरीके से पेश किया जाए, अगर कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है तो क्या हो जाता है कि वो तो एक तो सहन नहीं होता हमसे कि भाई कोई हमारे को कुछ कह रहा है तो हम सहन भी नहीं कर पाते, और दूसरा जो है हमें क्या होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। और मेरे जो भी गुण हैं, थोड़ी बहुत क्षमता, ऊर्जा, गंभीरता, कामों में प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व,
सभी खतरनाक बन चुके हैं, क्योंकि वे एक गलत रथ समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। इन बातों का निष्कर्ष क्या है, स्पष्ट है। और वो अपने पत्र में जो भी उनके दिल की बात है वो गांधी जी को लिख रहे हैं। मैं अपनी पुस्तक में उसके पश्चात भी अपने वर्तमान विचार के बारे में विस्तार से लिखा है। मेरे बारे में कोई फैसला लेने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। और अगर जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर मुझ में कोई कमी है तो मेरे द्वारा कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उनसे जो है मेरे पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि जो है मेरे को समझने के लिए सामग्री की कोई कमियां नहीं है। मेरे वे विचार आकस्मिक भी नहीं हैं, वे मेरा हिस्सा हैं, और यद्यपि मैं भविष्य में उन्हें बदल सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ता मुझे उनका अभिव्यक्त करना ही होगा, क्योंकि मैं व्यापक एकता को महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसलिए मैंने कोमलतम शब्दों में उन्हें व्यक्त किया है और निश्चित निष्कर्ष के बजाय विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव के रूप में ही ज़्यादा प्रस्तुत किया है। मुझे इस पद्धति में और कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उसके बीच कोई टकराव दिखाई नहीं देता। जहाँ तक चुनावों का संबंध है, मेरा मानना है कि मेरा रवैया इस दिशा में निश्चय एक लाभकारी साधन था, क्योंकि उससे जनता में उत्साह का संचार हुआ है, परंतु मेरे कोमल और अस्पष्ट रवैये को मेरे सहयोगी खतरनाक और क्षतिकारक मानते हैं। अब ये चुनाव के दौर में जो जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, तो जनता का समर्थन उनको मिल गया, लेकिन जो उनके सहयोगी साथी है वो उनको जो है कमी बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे सहयोगी है उनका रवैया क्या है, उनके प्रति अच्छा नहीं होने के कारण वो क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मुझे यहाँ तक कहा गया कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी पर इस तरह बार बार जोर देना बेवकूफ़ी थी, या कम से कम यह गलत तो था ही। और अब जो है वो कह रहे हैं भारत में गरीबी है, बेरोजगारी, तो इस मुद्दे पर अगर वो बात करते हैं तो उनके सहयोगी क्या कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं कि भाई तुम इन मुद्दों पर बात मत करो, है ना। तो वो कह रहे हो सकता है बेवकूफ़ी हो या गलती भी हो, लेकिन जो है कम से कम ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी। आपने मुझे बताया था कि आप कोई वक्तव्य जारी करना चाहते हैं। मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर दृष्टिकोण देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और अब गांधी जी कह रहे हैं कि भाई आप कोई बातचीत करने वाले थे, वक्तव्य मीटिंग लेने वाले थे, है ना, तो आपका जो भी वक्तव्य है वो मैं उस पर क्या करूँगा, विचार करूँगा, उसका स्वागत करूँगा, और जो है उसके दृष्टिकोण पे जो है देखूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम सभी नेता मिलकर कोई भी बात कर रहे हैं तो वो देश के हित में है। तो प्रेम पूर्वक आपका जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू का जो है लेटर है। अब गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिख रहे हैं। प्रिय जवाहरलाल, देखो सेवा से गांव 15 जुलाई 1936 को ये लेटर लिखा गया। तुम्हारा पत्र मेरे हृदय छू गया, तुम्हें सबसे ज़्यादा ठेस महसूस हुई है। और अब देखो उनको बुरा तो लग ही रहता है, क्योंकि राजेंद्र बाबू ने उनको जो है ये कहा कि भाई अध्यक्ष और अध्यक्ष के नाते तुम है ना बहुत कम जो है अध्यक्ष की जो है कसौटी पे खड़े उतर रहे हो। तो ये बातें जो है उनको अच्छी लगी। फिर उन्होंने बापू को खत लिखा। फिर बापू ने वापस से रिप्लाई में कहा कि भाई तुम्हारा जो पत्र है वो मेरे हृदय को छू गया है और तुम्हारे जो मन है उसको ठेस पहुँची है। तथ्य यह है कि तुम्हारे साथियों के पास तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। और गांधी जी समझा रहे हैं कि तुम्हारे जो साथी हैं उनके बाद तुम्हारे ज़्यादा साहस भी नहीं और बेबाकी भी नहीं, यानी कि बोलने की जो है वो भी नहीं है। इसका परिणाम विनाश करे रहे हैं। मैंने उन्हें हमेशा समझा है कि वे तुमसे उन्मुक्त और निर्भय होकर बात करें, परंतु क्योंकि उनके पास साहस नहीं है इसलिए जब भी बोलते हैं उठपटांग बोलते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जो वो जब भी बोलते हैं तुम्हारा साथी तो क्या बोलते हैं, उठपटांग होकर बोलते हैं, क्योंकि उनमें साहस नहीं है, उनमें बोलने का तरीका नहीं है और उससे तुम चिढ़ जाते हो। और अब वो कह रहे हैं कि उससे क्या हो जाते हो, जवाहरलाल तुम चिढ़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम उनसे चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। वे तुम्हारी फटकार और सहाबी अंदाज से आहत हैं और सबसे बढ़कर वे तुम्हारे भीतर जो अचूकता और श्रेष्ठ ज्ञान का भाव दिखाई देता है उससे परेशान है। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि जब तुम फटकार लगाते हो तो उससे भी वो डर जाते हैं और तुम्हारे अंदर जो साहस है ना, समझदारी है, श्रेष्ठता, उन सब से भी क्या है वो लोग डरते हैं, इसीलिए तुम्हारे को वो चिढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि तुमने उनके साथ न्यूनतम सौम्यता का व्यवहार भी नहीं किया और कभी भी समाजवादियों के व्यंग बाणों या गलत निरूपण से उनका बचाव नहीं किया। और अब वो कह रहे हैं कि जो है वो तुम्हारे साथियों को लगता है कि भाई तुमने कभी भी उनका बचाव नहीं किया, है ना, और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, सौम्यता का व्यवहार नहीं किया और समाजवादियों के व्यंग बाणों या गलत निरूपण से जो है उनका बचाव नहीं किया। इस कारण जो है वो क्या करते रहते हैं, तुम्हें परेशान करते रहते हैं। मुझे यह पूरा प्रसंग एक त्रासद प्रहसन दिखाई दे रहा है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पूरे मसले को हल्का होकर देखो। और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मसला है, जो भी तुम्हें कोई भी कुछ कह रहा है तो ये क्या बहुत भारी बात नहीं है, ये हल्के की बात है। तुम भी इसे हल्के में लेकर समझो और सोचो कि किस लिए जो है लोग तुम्हारे जो है तुम्हें जो है परेशान कर रहे हैं। इस कांटों के ताज कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था, भले ही सिर छिल जाए इससे उतरना मतलब। वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो अध्यक्ष पद के लिए जो पद का बिठाने का जो निर्णय था वो मेरे ही था, गांधी जी कह रहे। और अगर भले तुमको इसके लिए पैर भी छिल जाए तुम्हारा और तुम्हें बहुत भी परेशान कर दिया जाए तब भी तुम क्या इस पद से उतरना मत। कमेटी की बैठक में मैं अपना हास्य विनोद दोबारा दिखाओ। और अब जो है वो कह रहे हैं कमेटी की बैठक में भी हंसना बोलना फिर से सीख जाओ ताकि जो है लोग क्या करें, तुम में कमियां नहीं निकाले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पूरे मसले यह तुम्हारे लिए सबसे सामान्य भूमिका है। चिंतित चिड़चिड़े व्यक्ति का स्वभाव तुम पर नहीं जचता। और कह रहे हैं कि भाई जो चिंतित रहना, चिड़चिड़ा रहना, यह सारा स्वभाव क्या है तुम पर नहीं जचता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ कि ये पत्र पढ़ते ही तुम्हें वैसी ही खुशी मिली है जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुश हुए थे जब कहते हैं कि तुम तिरंगे के चारों झूम झूम कर नाचे थे। अपने कंठ को थोड़ा आराम दो। और वो कह रहे हैं कि जो है ऐसी खुशी मनाओ जैसे कि तिरंगा जब पहली बार फहराया था लाहौर में और तुम झूम झूम के नाचे थे, वैसे ही समझ लो आज के दिन जो है तुम नाच लो, खुशी मना लो जैसे कि तुम्हें कुछ नया करने को मिला है। और जो अपना कंठ है यानी कि तुम्हारे जो स्वर है उसको क्या कर दो, तुम विराम दो। मेरा प्यार बापू। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र बताया गया गांधी जी और जो है उनका जो जवाहरलाल नेहरू जी है। आगे देखिए छवि गढ़ना। आत्मकथाएं भी उससे हमें उस अतीत का ब्यौरा देती है। अब देखिए हमने पत्र देख लिया, अब आत्मकथा पर बात करें कि हम उन लोगों को समझने के लिए कैसे वो बातचीत करते थे आपस में पत्रों के माध्यम से। वो पत्र हमने देखे जवाहरलाल नेहरू जी के और राजेंद्र प्रसाद जी के, महात्मा गांधी के। अब ये कह रहे छवि को गढ़ना। आत्मकथा भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती है जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है, परंतु यह भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथा को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर लिखी गई होती है। उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वालों को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी या वह क्या याद रखना चाहता था, उसको क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण दिखाई दी या वह क्या याद रखना चाहता था, या वह औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी किस तरह दर्शाना चाहता था। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका। अब देखिए आत्मकथा में इंसान अपने बारे में लिखेगा, आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आप क्या चाहते हैं, आपने क्या क्या किया, अपने बारे में सब चीज़ें हम अच्छी बातें लिखेंगे। तो आत्मकथा है क्या, हमारे मन में जो भी भाव है, हमारे मन गढ़त में जो भी बातें हैं वो हम उसमें लिखते हैं। आत्मकथा लिखना क्या है, अपनी तस्वीर गढ़ने का तरीका, यानी कि हूबहू हम जैसे हैं वैसी चीज़ उसमें हम आत्मकथा में लिख देते हैं। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता। और अब जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ा तो हम आत्मकथा ध्यान से पढ़ें कि भाई लेखक ने क्या लिखा और कौन सा पक्ष उस लेखक ने उस व्यक्ति के जीवन का छोड़ दिया और क्या बात वो हमें नहीं बताना चाहता। तो इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए। हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए, इच्छित या अनिच्छित विस्मृति के उन कृत्यों को समझना चाहिए। और अब कह रहे हैं भाई जो भी इच्छा है, अनिच्छा है, जो बातें इस आत्मकथा में रह जाती है उन सब पे भी हमें क्या करना चाहिए, नज़र डालनी चाहिए। अब आगे देखिए पुलिस की नज़र से। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब वो कह रहे हैं कि जो सरकारी जो अध्ययन है, रिकॉर्ड्स है, वो क्या है, हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। उस समय पुलिस कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्ट गोपनीय होती थी। और जो है जो भी रिकॉर्ड लिखी जाती थी या कोई भी है रिपोर्ट लिखते थे किसी के खिलाफ, तो वो रिपोर्ट क्या रखती थी, गुप्त रूप से रखी जाती थी। वे उस इंसान को नहीं बताया जाता कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में उपलब्ध है जिन्हें कोई भी देख सकता है। और अब जो है किस किस को गिरफ्तार किया गया, कौन कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई, तो अब वो अभिलेखों के रूप में क्या है, उपलब्ध है, जिसको जाकर देखा जा सकता है। आइए एक ऐसे ही स्रोत को देखें
20वीं सदी के शुरुआती साल से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट यानी हर 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार होने वाली रिपोर्ट इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक पाक्षिक यानी 15 दिन में जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती थी उस समय पुलिस की मुकदमों की या किसी अपराधों की वो अभिलेखों में उपलब्ध है। उस रिपोर्ट के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। ये रिपोर्ट स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आकांक्षों को कोई आधार नहीं है। अब देखिए कुछ स्थानीय इलाकों की यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उनकी सूचना जो पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर जो है ये आधारित थी। और लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि जो आला अधिकारी वो क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे, यानी कि जो है जनता के प्रति वो राजद्रोह है कि विद्रोह है और क्या कहते हैं किस प्रकार जो है उस समय स्थिति बनी हुई थी उसके बारे में जो है यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। कोई इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आकांक्षाओं कोई आधार नहीं है और जो पुलिस है वो ये देखना चाहती थी कि जो राजद्रोह है या विद्रोह है ना, उसकी संभावना देखे। राजद्रोह यानी कि जो अंदर के लोग हैं वही जो है विद्रोह फैला रहे हैं राजद्रोही बन के, है ना, और दंगा फैला रहे यह है, या फिर जो है इंसानों का विद्रोह है कि भाई वो अपना गुस्से के कारण किसी हड़ताल पर उतरे हैं। तो ये सब देखना जो है आश्वासन देना चाहते थे जहाँ पुलिस वाले उनको। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्ट को देखें तो पाएंगे कि गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा है। तो और अब जो है जब सत्याग्रह हुआ तो ये मानने को तैयार नहीं हुए भाई गृह विभाग वाले कि महात्मा गांधी के कारण ही जो है सारे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। सब अपनी अपनी मांगे कर रहे थे तो वो क्या हो गया, राजद्रोह नहीं हुआ, वो विद्रोह हुआ। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलाबंद करने की हताशा कोशिश रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अब जो है ये जो भी चीज़ें प्रस्तुत की गई है ना रिपोर्ट में, तो ये एक नाटक, कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया या फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के प्रति अनुच्छुक तथा शासन के अंदर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर लोगों को, है ना, गोलाबंद करने के लिए जो है कुछ रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थी। तो इन रिपोर्टों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि जो है ये नहीं लगे कि लोग जो है राजद्रोह कर रहे हैं, बल्कि जो है विद्रोह कर रहे हैं वो अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में ये पार्ट थोड़ा शेष रहा है, थोड़ा पढ़ने के बाद जो है आप इसको याद करें, अच्छे से फिर से पढ़ें, वीडियो को बार बार चला के देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछें।